ये अब हमारे साथ में इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई जी मुखातिब हो चुके हैं। राजदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। क्या लगता है, लगातार आप ग्राउंड पे डटे रहे, गहलोत जी का इंटरव्यू किया है, क्या इस बार राजस्थान का ट्रेडिशन जो है वो टूटेगा, जो तकरीबन 1998 से चला आ रहा है? देखिए, राजस्थान की जो रिवाज की बात आप करते हैं, 25 सालों से कम सरकारें हर 5 साल बदलती हैं। हर रिवाज को तो तोड़ने का एक समय तो आएगा ही। आपने देखा होगा केरल में 2021 में, वहां भी लगातार 30-40 सालों से इसी तरह से हर 5 साल सरकार बदलती थी, लेकिन 2021 में विजयन जी रिपीट हुए। लेकिन राजस्थान में गहलोत जी का परफॉर्मेंस मुझे लगता है इतना खराब नहीं होगा जितना 2013 या 2003 में था, लेकिन एमएलएस के खिलाफ अभी भी नाराजगी नजर आती है, कांग्रेस के एमएलएस के खिलाफ। और इसी वजह से मुझे लगता है कि रिवाज तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि एमएलएस ज्यादातर रिपीट हुए, केवल 17 बदले गए। तो जब हम गए थे कई जगहों में, गहलोत जी की लोकप्रियता बढ़ी है लेकिन एमएलएस की नहीं। और इसी वजह से मुझे लगता है अभी भी कि कांग्रेस थोड़ा बहुत बैकफुट पर है और बीजेपी अभी भी थोड़ा बहुत आगे नजर आती है। जी, आपने गहलोत जी की लोकप्रियता का जिक्र किया। राजदीप जी, आप राजस्थान तक पे दिखाई दे रहे हैं और अभी आप तेलंगाना जा रहे हैं, लगातार ग्राउंड पे डटे रहे हैं, इलेक्शन की कवरेज के लिए कई स्टेट्स को अभी आप देख रहे हैं। लेकिन राजस्थान की मैं बात करूं तो जो एक ट्रेडिशन रहा का आपने जिक्र किया, और इसी के चलते एक नारा भी चल रहा है, गहलोत जी तुमसे बैर नहीं लेकिन विधायकों की खैर नहीं। तो एंटी इनकम्बेंसी जो विधायकों के खिलाफ देखने को मिल रही है, जैसा कि आरोप है, तो क्या लगता है ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है 2023 में? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, सवाल ये उठेगा कि अगर लोग चुनते हैं मुख्यमंत्री को, अगर ये केवल मुख्यमंत्री का चुनाव होता तो जरूर अशोक गहलोत जी आगे नजर आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि चुनाव धीरे धीरे जो राज्य के होते हैं वो बड़े लोकलाइज्ड हो जाते हैं। लोग देखते हैं मेरे एमएलए ने क्या किया जब कोविड की महामारी हुई, क्या वो हमारे साथ थे, क्या उन्होंने हमारी मदद की, क्या एमएलए ने बहुत पैसा बनाया। कई जगह हम गए, लोगों ने कहा जो एमएलए एक गाड़ी में थे आज 10 गाड़ी लेकर घूमते हैं। तो पिछले 5 सालों में, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, ये कहा गया कि एमएलए को दोनों तरफ से कई लुभाने की कोशिश की गई। भाजपा ने उनको कई करोड़ प्रॉमिस किए कि अगर आप गहलोत सरकार छोड़ेंगे तो हम आपको पैसा देंगे। उधर गहलोत जी ने भी कई लोगों को मंत्री बनाया, बोर्ड के चेयरमैन बनाया, या अलग अलग उनको लुभाने की कोशिश की। इस बीच में एमएलए की बड़ी मजा हुई, लेकिन उनका जनता से जो संपर्क था वो कहीं ना कहीं कई जगहों में ये कहा जा रहा है वो टूट गया। और इस वजह से मुझे लगता है जो एमएलए की खैर नहीं, जो बात आपने कही, इसी वजह से कांग्रेस थोड़ी बैकफुट पर अभी भी नजर आती है। हालांकि जैसे मैं बार बार कहूंगा, गहलोत जी के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जो वो लोगों के लिए करने जा रहे हैं, उसको ज्यादातर लोगों ने उसको सराहना है, उनको पसंद किया है। जी, आपने वेलफेयर स्कीम की बात कही है, तो अभी कुछ ही देर पहले, आपके जुड़ने से पहले, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो, बड़े दाव देखने को मिले। चिरंजीवी का जो 25 लाख का कवर था उसको 50 लाख करने पर विचार किया जा रहा है, और साथ ही सरकारी नौकरी जो है 4 लाख की सरकारी नौकरी देने का दावा एक बड़े ब्रह्मास्त्र के तौर पे देखा जा रहा है। इस पे भी रिएक्शन आपसे लूंगी, लेकिन आपके पास भी समय कम है, तो इसलिए एक और सवाल है। लेकिन इन 4 सालों के दरमियान राजदीप जी, एक तो हमने 2020 का पायलट एपिसोड देखा है और 2022 का भी देखा है, इन्हें आप कैसे देखेंगे? क्या उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जरूर पड़ेगा। जब आप 5 सालों में 4-4.5 साल, दो जो प्रमुख व्यक्ति हैं किसी पार्टी के, वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और खुलेआम एक दूसरे को गद्दार कहते हैं, कोई कहता है भ्रष्टाचार पे आपने काम नहीं किया, तो उसका असर तो होता ही है। आप लास्ट मिनट एकजुट होकर कि हम सब एक परिवार है, वो जनता जान जाती है कि ये आप केवल चुनाव के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको याद होगा कि पूर्व राजस्थान में पिछले चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था,
क्योंकि गुज्जर वोट जो था वो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ आ गया था। वो मुझे लगता है इस बार नहीं आएगा, क्योंकि लोग वहां के जान गए हैं कि जो भी हो मुख्यमंत्री तो पायलट नहीं बनेंगे। पिछली बार ये हवा चली थी कि सचिन पायलट इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसका नुकसान मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जहां तक आपने चिरंजीवी की बात की, जरूर ये स्कीम जो है सबके नजर पर है, इस पर काफी बातचीत होती है, सबने उसे सराहना है, प्रशंसा की है, और इसी वजह से मुझे लगता है गहलोत जी अभी भी रेस में है। अगर ये जो स्कीम्स नहीं होते तो मुझे लगता है कांग्रेस को बुरी हार खानी पड़ती राजस्थान में। इन स्कीम्स की वजह से कम कांग्रेस फाइट में है। लेकिन राजदीप जी, आप सिर्फ 2 दिन बचे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार थम जाएगा 23 तारीख को। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी जी जान से ताकत झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने राजस्थान में मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में मोदी वर्सेस गहलोत को आप कैसे देखेंगे राजस्थान में? देखिए, बीजेपी यही चाहती है कि ये चुनाव जो बने वो मोदी बनाम गहलोत बने, क्योंकि उनको लगता है मोदी जी की लोकप्रियता राजस्थान में काफी है। आपको याद होगा 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था। इसी वजह से बीजेपी चाहती है कि ये चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा जाए, वहीं कांग्रेस चाहती है ये गहलोत जी के नाम पे लड़ा जाए। ये मोदी बनाम गहलोत में नहीं कहूंगा चुनाव, लेकिन जो लोकल फैक्टर्स है वो इस बार हावी रहेंगे। जो एमएलए ने काम किया है खासकर की कोविड के टाइम पर, मुझे लगता है लोग उनके साथ रहेंगे। जिनकी जातीय गणित सही है लोग उनके साथ रहेंगे, लेकिन जिन्होंने या तो कोविड में नहीं काम किया या जाति जो समीकरण है वहां वो फिट नहीं बैठते, उनको नुकसान उसका भुगतना पड़ेगा। राजीव, हमने पायलट फैक्टर पे बात की, गहलोत फैक्टर पे बात की, जब बीजेपी की बात हो रही है तो क्यों ना वसुंधरा राजे पर भी बात कर ली जाए। इस बार क्या लगता है, वसुंधरा राजे फैक्टर जो है बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा होगा या फायदेमंद रहेगा? क्योंकि कहा गया इन 4 सालों के दरमियान कि वसुंधरा राजे को एक तरह से फ्रेम से हटा दिया गया था, तो क्या लगता है? बिल्कुल सही सवाल है आपका और बड़ा वाजिब है। हम लोग बहुत कुछ अशोक गहलोत, सचिन पायलट पर बात करते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे को जिस तरह से किनारे किया गया है बीजेपी ने, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। वसुंधरा राजे तो बिल्कुल मीडिया से मिल भी नहीं रही है और उनकी नाराजगी साफ है। मैनिफेस्टो रिलीज के टाइम पर भी उनको लगा कि उनको कोई खास अहमियत नहीं दी गई। तो सवाल जरूर उठता है कि इसका कितना नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़े। जो हमें जानकारी है, करीब ऐसे 10-15 कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट नहीं दी गई, जो वसुंधरा के करीबी है, जो चुनाव के बाद बीजेपी में एक बार फिर आ सकते हैं अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वसुंधरा राजे चाहेंगी कि जैसे पिछली बार अशोक गहलोत की ने बाजी मार ली, जब कांग्रेस केवल 99 तक उनकी गाड़ी रुक गई। अगर 95 और 105 के बीच बीजेपी की गाड़ी रुक जाती है तो वसुंधरा राजे को उसका फायदा हो सकता है। लेकिन सिंपल एक वसुंधरा फैक्टर है जिस तरह से उन्हें एक किनारे या कम से कम उनको वो अहमियत नहीं दी गई है, उस वजह से बीजेपी को थोड़ा बहुत तो नुकसान कुछ एरियाज में भुगतना पड़ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप जी के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट। आप जा रहे हैं तेलंगाना, वहां पर चुनाव की कवरेज के लिए। कुछ समय बाद फिर से आपसे मुखातिब होंगी। चलिए, तो हमने आपको बताया कि राजदीप सरदेसाई जी के साथ में पूरा विश्लेषण राजस्थान का, बहुत ही कम समय में पूरे राजस्थान के पिक्चर को जिस तरह से उन्होंने एलिब्रेट किया कि राजस्थान में इस बार जो रिपोर्ट्स मिल रही है उस आधार पे कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन वो ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि अशोक गहलोत जी की योजनाएं वाकई में काबिले तारीफ है, कामकाज उनका अच्छा रहा है। लेकिन जो एमएलएस को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है वो फैक्टर देखने को मिला है, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। और चलिए, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं आपको। जैसा कि जोशी साहब ने बोला, देखो भाई, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर दूसरों को दुख देने का, दूसरों को हरासमेंट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग वल्लभनगर, जहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। सिर्फ चुनाव प्रचार के 2 दिन बचे हैं और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। किसी के पास कितना, दलितों के पास, ये पता लगाना पड़ेगा।
इसके बिना देश आगे जा ही नहीं सकता। इसके बिना भागीदारी की बात करना बिल्कुल खोखला है। अगर हमें यह नहीं मालूम कि कितना धन किसके पास है और किसकी कितनी आबादी है, तो भागीदारी की बात कैसे करेंगे? तो मैंने पार्लियामेंट में साफ कहा कि भैया, पहला कदम देश का एक्सरे करना है। जैसे कि वो चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते भैया एक्सरे कराओ, टांग टूटी नहीं टूटी, हाथ टूटा नहीं टूटा। अब लोगों को दर्द हो रहा है, देश में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को दर्द हो रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रही बात, दर्द क्यों हो रहा है। इसलिए जाति जनगणना देश का एक्सरे है, यह पहला कदम है। अब मैंने यह पार्लियामेंट में बोला, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करिए। यूपीए के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। पहले यहां राजस्थान में आते थे, मध्य प्रदेश में जाते थे, छत्तीसगढ़ में जाते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में 10-15 बार मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब। हिंदुस्तान में ना ओबीसी, ना आदिवासी, ना दलित। आज कांग्रेस और बीजेपी के लिहाज से, दोनों के लिहाज से हम देख रहे हैं कि बड़ा ही जो है अहम दिन है, क्योंकि जहां पर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, तो वही बीजेपी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने मोर्चा संभाल रहा है और रखा है, और तमाम रैलियां, रोड शो जो है उनकी राजस्थान में होने जा रही है। और अभी अभी राहुल गांधी को हमने देखा वल्लभ नगर में, उन्होंने क्या कुछ कहा। और फिलहाल इस लाइव में इतना ही, लेकिन कुछ देर में एक नए मुद्दे के साथ में फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह चुका है चुनाव के लिए। चुनाव प्रचार के लिए जो है वो 2 ही दिन बचे हैं, और 23 तारीख को प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद नजर 3 दिसंबर के शोर पर रहेगी कि किसका शोर सियासत में सुनाई देगा और किसकी सियासत जो है वो चुप्पी साथ लेगी। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए।